हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, यूपी टेट की जो हमने श्रृंखला शुरू कर रखी है उसी कड़ी में आज का हमारा पेपर है वो यूपी टेट 2017 का प्राइमरी लेवल का पेपर रहेगा। आज हम 2017 की प्राइमरी लेवल के पेपर में जो 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी को आए थे उसको कंसेप्ट वाइज समझते हुए हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे, ताकि हर एक कंसेप्ट को समझने से आपको क्वेश्चन वो ध्यान में रहे और एग्जाम के अंदर वैसा ही कोई कंसेप्ट से संबंधित क्वेश्चन आए तो वो आपका गलत नहीं हो। इसी उम्मीद के साथ हम इस वीडियो को बना रहे हैं और हमारा मकसद भी यही है कि हमारे जो आने वाले एग्जाम है उसमें 25 प्लस कम से कम साइकोलॉजी के क्वेश्चन है वो सही होने चाहिए। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो ये देखिए दोस्तों, आज यूपी टेट प्राइमरी पेपर है, ये प्रथम पारी 2017 का ये पेपर है। इसमें हम साइकोलॉजी की कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे, 30 क्वेश्चन। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर देखिए, आपको ज़रूरी कुछ क्वेश्चन है वो नए मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन है वो रिपीटेड मिलेंगे। अगर आपने मेरे सभी पेपर देखे हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा वो एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक ने दिया था, एकदम सही बात है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया था, ये भी सही है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव ने दिया था, ये भी सही है। तो सीखने का समग्र सिद्धांत हल ने दिया था, ये बात दोस्तों गलत है। अतः हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब बात करते हैं कि सीखने का समग्र सिद्धांत, आपको पता होगा कि सीखने का समग्र सिद्धांत है वो कोहलर ने दिया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है वो गलत हो जाएगा। हल ने ये सिद्धांत नहीं दिया था, हल के सिद्धांत का नाम था पुनर्बलन का सिद्धांत, या प्रबलन या पुनर्बलन आप मान सकते हैं, दोनों ही हल के द्वारा दिए गए हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इनमें से किन का नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? क्रो एंड क्रो, गाल्टन, रोज और वुडवर्थ। तो दोस्तों, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको नया क्वेश्चन लगा होगा। सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है, किसका नाम है? तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा गाल्टन का, ऑप्शन नंबर सेकंड वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? क्रेस्मर, युंग, केनन और स्प्रेंगर। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व की विभिन्न प्रकारों की चर्चा वो किसने की है? तो यहाँ पे हो जाएगा क्रेस्मर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्रेस्मर ने 4 प्रकार का व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। आप सबको पता होगा कि 4 प्रकार इन्होंने बताए थे, आयताकार है, लंबाकार है, गोलाकार और एक मिश्रित काय है, वो और बताया था इन्होंने। तो ये ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण वो किया था, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्रेस्मर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? कोल एंड ब्रूस का, डेव हेल का, डी हान का और क्रो एंड क्रो का। तो इसमें क्या है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। तो दोस्तों ये कथन हो जाएगा क्रो एंड क्रो का, ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट है। तो आपको जो दोस्तों एग्जाम में आई हुई परिभाषा है वो आपको याद करनी है। बाकी परिभाषाएं हैं वो रीट के अंदर बहुत ही कम पूछी जाती हैं, आपको शायद 30 में से एक क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा जो परिभाषा से संबंधित होगा, वरना परिभाषा बहुत ही कम आती हैं, आपसे सीधा थ्योरी बेस है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आता है अगला क्वेश्चन, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था और मध्य किशोरावस्था। तो दोस्तों अब ये देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन जो मतलब द्वंद्व की स्थिति होती है इन क्वेश्चनों में, ऐसे क्वेश्चन को ही देखने से ही फायदा होता है वीडियो को देखने का, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें एग्जाम के अंदर वो क्या सही माना जाएगा ये बात सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अब सबको पता है कि विद्रोह की भावना वो किशोरावस्था होती है, लेकिन पूर्व किशोरावस्था होगी या फिर मध्य किशोरावस्था होगी? तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था बिल्कुल राइट आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका राइट आंसर होगा। तो आप जरूर ध्यान में रखें कि विद्रोह की भावना होती है वो पूर्व किशोरावस्था होती है, मतलब लगभग बच्चा है वो 11 से 15 साल के बीच का, वो ये पूर्व किशोरावस्था होती है, शुरू के 2-3 साल इसमें बच्चे में विद्रोह की भावना वो ज़्यादा पाई जाती है। तो ये हो जाएगी पूर्व किशोरावस्था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो वो मतलब सामाजिक वातावरण को ग्रहण कर लेता है, कि जैसे माता पिता की आज्ञा मानना वो शुरू कर देता है, लेकिन किशोरावस्था में प्रवेश करते समय उसमें विद्रोह की भावना वो ज़्यादा पाई जाती है बजाय मध्य किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था के। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है? सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति और अवधान। तो दोस्तों ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है कहलाती है? तो ये हो जाएगा सीखने का पठार, ऑप्शन नंबर सेकंड वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, सीखने का पठार।
अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है, तो ये तो दोस्तों इजी क्वेश्चन हो जाएगा, MA/CA गुना 100। ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट है। ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 6 नंबर वाला क्वेश्चन आप जरूर ध्यान में रखें कि सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है सीखने का पठार। तो आप ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को, तो इसको आप ध्यान में रखें। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोहलर, पावलोव, थॉर्नडाइक और गेस्टाल्ट। तो दोस्तों सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का, तो ये तो इजी क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें हो जाएगा थॉर्नडाइक। प्रयास व भूल का सिद्धांत या बंद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, ये सब एक ही सिद्धांत के नाम है। तो प्रयास व भूल का सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक ने दिया था। ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं 22, 23, 24 और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं, तो 23 होते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो 46 में से 23 जोड़े हो गए, एक गुणसूत्र में 2 होते हैं तो जोड़े हो गए 23, जिसमें से 44 गुणसूत्र तो होते हैं कायिक गुणसूत्र और 2 गुणसूत्र होते हैं वो लिंग गुणसूत्र होते हैं। आप सबको पता होगा कि लड़कों का गुणसूत्र होता है XY लिंग का, और लड़कियों को होता है XX, जिसको हम XX को लंबा गुणसूत्र भी कहते हैं और Y को कहते हैं छोटा गुणसूत्र। मतलब X तो हो जाएगा लंबा और Y हो जाएगा छोटा या गोल गुणसूत्र। अब गुणसूत्रों की पूरी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश की है। 44 होते हैं वो कायिक गुणसूत्र होते हैं, जोड़े हो गए 22। एक होता है लिंग गुणसूत्र का जोड़ा, जिसमें 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं, लड़कियों में पाए जाते हैं XX और लड़कों में पाया जाता है XY। X को लंबा गुणसूत्र भी बोला जाता है और Y को गोल गुणसूत्र या छोटा गुणसूत्र भी बोला जाता है। ये सब पूरी बात हमने गुणसूत्रों से संबंधित कर ली है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था हेल ने, थॉर्नडाइक ने, हेगार्टी और स्किनर ने। तो दोस्तों ये तो इजी क्वेश्चन है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत वो स्किनर ने दिया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत या अधिगम का सिद्धांत। तो दोस्तों ये भी इजी क्वेश्चन हो जाएगा। कोहलर के द्वारा आप सबको पता है कि समग्र स्थिति या सूझ का सिद्धांत दिया गया है जो अधिगम से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? केटल, थॉर्नडाइक, वर्नन और स्किनर। तो दोस्तों बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान का प्रतिपादक था केटल। आप सबको पता होगा कि बुद्धि के 2 प्रकार बताए थे केटल ने, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। तो यहाँ पे हो जाएगी 13 नंबर क्वेश्चन है। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता और समस्या समाधान। तो मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग है वो किसके सुधार हेतु किया जाता है? यहाँ पे हो जाएगा सृजनात्मकता। लेकिन इसमें अब समस्या समाधान भी हो सकता है, क्योंकि मानसिक उद्वेलन विधि में सबसे पहला चरण ही समस्या समाधान का होता है। लेकिन दोस्तों जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ वो यूपी के बोर्ड ने जो आंसर की जारी की थी वो आंसर मैं बता रहा हूँ, और इसमें सृजनात्मकता ऑप्शन वो राइट किया गया है। तो मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग वो सृजनात्मकता के सुधार हेतु किया जाता है। और समस्या समाधान मतलब इसमें समस्या ये सुधार है ना, ये वर्ड है, इसके कारण ही शायद सृजनात्मकता ऑप्शन वो सही माना गया है। अगर सुधार हेतु नहीं आता तो सबसे पहले आप सबको पता है कि मानसिक उद्वेलन विधि में सबसे पहले समस्या को प्रस्तुत किया जाता है, समस्या समाधान में काम आती है मानसिक उद्वेलन विधि। लेकिन इसमें दिया है कि मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो सुधार होता है सृजनात्मकता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 शायद इसी सुधार वर्ड को ध्यान में रखते हुए ऑप्शन 3 है वो राइट किया गया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? संवेगात्मक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि और सामान्य बुद्धि। तो आप सबको पता होगा ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि के संबंध में बहुत ही काम किए हैं। तो संवेगात्मक बुद्धि मतलब बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों, ऐसी एक बुक का मतलब इन्होंने लिखी थी, गोलमैन की एक बुक है संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और ये इसकी बुक का नाम भी आप ध्यान में रख लें, क्या पता बुक का नाम भी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 15वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत और सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन शेष से भिन्न है। मतलब रीजनिंग वाला क्वेश्चन भी ऐसा पूछा जाता है, जैसे रीजनिंग में आते हैं ना कि 3 है वो समान है और एक अलग है, ऐसा ही एक क्वेश्चन आया है, ये साइकोलॉजी में आया है। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 3।
क्योंकि बाकी सिद्धांत है वो अधिगम से संबंधित है। अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत आप सबको पता है कि अधिगम के अंतरण के सिद्धांतों से संबंधित है। समान अवयवों का सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक ने दिया था, और सामान्यकरण का सिद्धांत है वो जड़ ने दिया था, ये भी अधिगम के अंतरण से संबंधित है। लेकिन ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत है वो अधिगम से संबंधित नहीं है, अतः ये 3 से अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल राइट है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण। तो दोस्तों ये देखिए कितना शानदार क्वेश्चन पूछा गया है कि संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर कौन सा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अच्छा, मतलब ये लैंग्वेज के कारण ही साइकोलॉजी के क्वेश्चन वो देखने का आपको फायदा होता है कि आपको पूरी लैंग्वेज है किस प्रकार मतलब प्रश्न पूछा जा सकता है, ये सब आप ये क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चलेगा। अब कितना शानदार क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है, मतलब सबसे पहले चरण है वो संज्ञानात्मक में कौन सा आता है। तो बहुत बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक में आप सबको पता है कि 6 हैं, और 6 में सबसे पहले आता है ज्ञान। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि न्यूनतम स्तर पूछा है। ज्ञान के बाद आता है बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ये 6 चरण है संज्ञानात्मक के। तो यहाँ पे हो जाएगा हमको न्यूनतम स्तर बताना है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, और कोई भी अधिगम अंतरण नहीं। तो दोस्तों ये भी एकदम आसान क्वेश्चन हम इसको कह सकते हैं कि क्षैतिज अधिगम अंतरण तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्षैतिज में तो ये है कि जो काम कर रहा है उसी काम में आगे बढ़ रहा है, तो ये होता है क्षैतिज। तो लेकिन इसमें तो पहले साइकिल चलाना जानता था और अब मोटरसाइकिल चला रहा है, मतलब थोड़ा ऊपर जा रहा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। और द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण है वो दोस्तों शरीर के अंगों से संबंधित होता है। जैसे कोई आदमी बाएं हाथ से लिखता था, लेकिन हम वो दाएं हाथ से करना सीख रहा है, मतलब शरीर के अंगों से संबंधित जो अधिगम होता है वो द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण में आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा, और ज्ञान की सीमा। तो दोस्तों ये भी अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं इसको। इसमें क्या है कि कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। तो अधिगम के पठार का कारण है वो विद्यालय का असहयोग है, ये अधिगम के पठार का कारण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में जो परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। गेट्सवैन ने, मॉर्गन व गिललैंड, स्किनर और क्रोनबेक। तो अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। ये परिभाषा है गेट्स व अन्य की। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो बिल्कुल राइट है। आप सबको पता है कि यही 2-3 परिभाषा वो पूछी जाती हैं घुमा फिरा के। एक तो है वो गिलफोर्ड वाली आती है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, ये अधिगम कहलाता है। व्यवहार के कारण व्यवहार में, मतलब 2 बार व्यवहार नाम आ रहा है वो तो गिलफोर्ड की हो जाएगी। एक ये गेट्स वाली पूछी जाती है, और एक ज़्यादातर एग्जाम में क्रो एंड क्रो वाली आती है। तो आप क्रो एंड क्रो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी परिभाषा आप एक भी नहीं छोड़नी है आपको। सब परिभाषा आप क्रो एंड क्रो वाली है, सभी परिभाषा आपको याद करनी है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। स्टैनफोर्ड बिनय परीक्षण मापन करता है। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ये। व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्टैनफोर्ड बिनय परीक्षण है वो किसका मापन करता है, बुद्धि का। यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था। फ्रायड ने, युंग ने, मन ने, और आलपोर्ट ने। तो ये भी दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण युंग ने किया था। ऑप्शन नंबर सेकंड है यहाँ पे राइट हो जाएगा। युंग या जुंग भी इसको कहते हैं, युंग या जुंग। क्योंकि ये देखिए आप इंग्लिश वाला देखोगे तो हिंदी में लिखा हुआ है युंग, और इंग्लिश में स्पेलिंग है JUNG, तो कई बार ये जुंग भी लिखाता है। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व हो जाएगा युंग। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, शारीरिक तत्व, और वंशानुगत तत्व है। तो दोस्तों इसमें है कि सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक पूछा है। इसमें सामाजिक विकास तो यहाँ पे हो जाएगा सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। ऑप्शन नंबर सेकंड है वो बिल्कुल राइट है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, और कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो यहाँ पे पूछा है कि शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है, मतलब शारीरिक विकास की बात कर रहा है। तो शारीरिक विकास में मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम,
द्रुतगामी विकास का नियम और कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। अब बात हो रही है शारीरिक की, और 2-3 ऑप्शन तो मानसिक विकास से दे रखे हैं, तो यहाँ पे शारीरिक विकास से संबंधित हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर थर्ड, द्रुतगामी विकास का नियम। ऑप्शन थर्ड वो बिल्कुल राइट है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये लीजिए, मैं हटा देता हूँ पूरी लाइन। अब इसमें ऑप्शन है थर्ड, द्रुतगामी विकास का नियम। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम कौन सा है, तो द्रुतगामी विकास का नियम यहाँ पे राइट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन है वो मानसिक विकास से संबंधित है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत और समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है दोस्तों? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ऑप्शन फर्स्ट है वो विकास से संबंधित नहीं है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विकास के परिणाम स्वरूप नई विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? गेशेल ने, हेरलॉक, मेरिडिथ और डगलस व हॉलैंड ने। तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये परिभाषा भी बहुत बार एग्जाम में आती है। इसमें कहा है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, तो ये कथन हो जाएगा हेरलॉक का। ऑप्शन नंबर सेकंड है वो बिल्कुल राइट है, हेरलॉक। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? ट्रेवर, मैकडूगल, थॉर्नडाइक और वुडवर्थ। तो ये तो एकदम इजी क्वेश्चन हो जाएगा। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है मैकडूगल ने। ऑप्शन नंबर सेकंड है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा, मैकडूगल। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवदान है, यह कथन है डम्बविल का, रोस का, मन का और मैकडूगल का। तो दोस्तों ये परिभाषा इस पेपर में बहुत है, लेकिन रीट का आप मतलब पुराने पेपर देखोगे, मैंने अपनी चैनल पे डाल भी रखे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग, आप देख सकते हैं कि परिभाषा रीट के अंदर बहुत कम आती है, चाहे वो लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकंड हो। बहुत ही एक आध क्वेश्चन आ सकता है परिभाषा का, लेकिन इस पेपर में 3-4 परिभाषाएं आ गई। ऐसा पेपर राजस्थान में शायद नहीं आता है, और अभी तक तो आया नहीं है, इसलिए हम अपेक्षा भी नहीं करते हैं कि परिभाषा ज़्यादा एग्जाम में आ सकती हैं। लेकिन इससे ये परिभाषा दी थी डम्बविल ने। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का ध्यान है केंद्रीकरण करना, वो अवदान कहलाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम और प्रभाव का नियम। तो दोस्तों ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप सबको पता है कि बहुअनुक्रिया का नियम है वो गौण नियमों में आता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण और चित्रांकन परीक्षण। तो दोस्तों यहाँ पे हिंट क्या दे रहा है, एक शब्द मतलब ये लिख रहा है कि 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो आप सबको पता है कि उन्होंने शाब्दिक प्रकार का बुद्धि परीक्षण किया था, तो साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वो ऐसे ही डिलीट हो गया, मतलब गलत हो गया कि अशाब्दिक दे रखा है। और आर्मी अल्फा परीक्षण और आर्मी बीटा परीक्षण तो अमेरिका से संबंधित है, ये तो जलोटा के थे ही नहीं। और चित्रांकन परीक्षण नहीं था, क्योंकि चित्रांकन परीक्षण को ही अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। शाब्दिक होता है वो साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से। क्वेश्चन मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड वो बिल्कुल राइट है। अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक ने, स्पीरमैन ने, वर्नन ने और स्टर्न ने। तो दोस्तों ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्पीरमैन ने। इन्होंने 2 कारक बताए थे, जी और एस कारक, जिसमें जी कारक तो सामान्य सफलता दिलाता है और एस कारक का वो एक क्षेत्र में विशिष्ट सफलता के लिए उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों इस प्रकार आज के हमारे जो 30 क्वेश्चन है वो बहुत ही मतलब ईजी था ये पेपर, लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन ने मतलब पिछले वाले पेपरों के क्वेश्चन वास्तव में अच्छे थे। इस पेपर में कुछ क्वेश्चन वो ईजी थे, इसलिए आपको ईजी लगा होगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा है। तो वीडियो आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों जल्दी दूसरे वीडियो में, तब तक थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।